गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने पर्क्स स्टार्ट किए हुए हैं अपने क्लास में, और इसका जो पर्क्विजिट्स टैक्सेबल इन ऑल केसेस था ना 87 पेज पर, उसमें से आपने रेंट फ्री अकोमोडेशन की वीडियो होपफुली देख ली होगी और समझ में आ गया होगा इस पर्क की वैल्यूएशन कैसे करनी है। सेकंड है द वैल्यू ऑफ एनी कंसेशन इन द मैटर ऑफ रेंट रिगार्डिंग एनी अकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू द असेसी बाय हिज एम्प्लॉयर। मीन्स रेंट के मैटर में किसी भी तरह का कंसेशन अगर मिला हुआ है एम्प्लॉई को एम्प्लॉयर के द्वारा, तो वो भी पर्क में आएगा। मीन्स रेंट फ्री अकोमोडेशन मिला उसमें से या फिर आपको लेस रेंट पर एम्प्लॉयर कोई घर प्रोवाइड कर रहा है, तो जो वो रेंट जितने से कम है, वो जो कंसेशन आपको मिला है बिकॉज ऑफ दिस एम्प्लॉयर, वो बेनिफिट भी आपका इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है एनी सम पेड बाय द एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑब्लिगेशन विच बट फॉर सच पेमेंट वुड हैव बीन पेबल बाय द असेसी। मीन्स एम्प्लॉयर के द्वारा कोई भी ऐसी ऑब्लिगेशन जो एम्प्लॉयर के द्वारा पे की गई फॉर द एम्प्लॉय। ऑब्लिगेशन किसकी थी? एम्प्लॉय की। बच्चे किसके हैं? एम्प्लॉय के। पढ़ रहे हैं स्कूल में, फीस कौन देगा? फादर तो एम्प्लॉई है ना, मदर तो एम्प्लॉई है ना। ऑब्लिगेशन किसकी हुई? जिम्मेवारी किसकी हुई? एम्प्लॉय की। लेकिन वो फीस पे कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर। ये क्या हो गया? एक तरह का बेनिफिट हो गया। ठीक है, तो ये पर्क आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ऐसे कौन कौन सी ऑब्लिगेशन फॉर एग्जांपल हो सकती हैं? देखो, क्लब और होटल बिल्स नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस। मीन्स क्लब और होटल बिल जो बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ ना किए गए हों। आप क्लब और होटल में गए, वहाँ बिज़नेस कस्टमर्स को एंटरटेन करने के लिए ले गए ताकि आपका बिज़नेस ग्रो कर सके, तो वो एग्जाम्प्ट रहेगा। लेकिन आप क्लब और होटल में गए और पर्सनल एंटरटेनमेंट के लिए गए और उसका बिल पेमेंट किसने किया? एम्प्लॉयर ने। फिर ये आपका टैक्सेबल पर्क हो जाएगा। लोन रिपेमेंट है, लोन लिया एम्प्लॉय ने, रिपेमेंट कर रहा है एम्प्लॉयर, टैक्सेबल। एजुकेशन फ़ीस जो भी हमने डिस्कस किया। सैलरी ऑफ हेल्पर्स, कोई सर्वेंट आपने घर में रखा डोमेस्टिक पर्सनल यूज़ के लिए, कोई हेल्पर है, कोई मेड है, कोई स्वीपर है, कोई गार्डनर है, वो सब आपने रखा, उसकी सैलरी कौन पे कर रहा है? एम्प्लॉयर। घर में किसके है? एम्प्लॉय के, असेसी के। लेकिन पेमेंट कर रहा है एम्प्लॉयर, टैक्सेबल पर्क हो गया इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय, असेसी। इनकम टैक्स एम्प्लॉय का है, पेमेंट कर रहा है एम्प्लॉयर, टैक्सेबल। लीगल फीस, कोई चार्ज आपने कोई केस किया था, उसकी लीगल फीस आपकी ऑब्लिगेशन बनती है, लेकिन पेमेंट एम्प्लॉयर कर रहा है, टैक्सेबल। मीनिंग देयर बाय इफ़ एनी पेमेंट इज़ एन ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय, कोई भी पेमेंट अगर एम्प्लॉय की जिम्मेदारी बनती है, दायित्व बनता है, and is paid by the employer, its value must be taken into account for tax purposes except ऐसी ऑब्लिगेशन जो एम्प्लॉय की थी लेकिन वो एम्प्लॉयर ने पे की है, वो टैक्स पर्पज़ के लिए ज़रूर उसकी वैल्यू आपने कंसिडर करनी है इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय, एक्सेप्ट किसके सिवाय? वेयर सच पेमेंट इज़ नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस इटसेल्फ। मीन्स अगर बिजनेस से रिलेटेड वो पेमेंट हुई है और उसको एम्प्लॉयर ने रीइंबर्स किया है, वो इसके हैंड्स में टैक्सेबल पर्क नहीं होगा। लेकिन अगर उसने पर्सनल यूज़ के लिए, पर्सनल ऑब्लिगेशन उसकी थी एम्प्लॉय की, और उसको पेमेंट एम्प्लॉयर कर रहा है, तब वो टैक्सेबल पर्क हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, सम पेबल बाय द एम्प्लॉयर डायरेक्टली और थ्रू अ फंड टू इफेक्ट एन एश्योरेंस और एन एन्युटी। कोई भी इस तरह की पेमेंट जो है वो शैल बी वैल्यू ऑफ पर्क टू द एम्प्लॉय। ये आपका नेक्स्ट पॉइंट था यहाँ पर। ठीक है, अदर देन RPF और एन अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड और डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस फंड टू इफेक्ट एन इंश्योरेंस ऑन द लाइफ ऑफ एम्प्लॉय और इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर एन एन्युटी ऑन द लाइफ ऑफ एम्प्लॉय। इस तरह की पेमेंट के लिए अगर एम्प्लॉयर ने कुछ पैसा दिया है तो वो टैक्सेबल पर्क हो जाएगा एम्प्लॉय के हैंड्स में। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ एनी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्वेट इक्विटी शेयर्स, जो आपने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में भी पढ़े थे, अलॉटेड और ट्रांसफर्ड
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द एम्प्लॉयर और फॉर्मर एम्प्लॉयर फ्री ऑफ कॉस्ट और एट कंसेशन टू द एसएससी। अगर इस तरह की कोई भी शेयर या सिक्योरिटी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, चाहे वो प्रेजेंट एम्प्लॉयर है चाहे फॉर्मर एम्प्लॉयर है, एसएससी को फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं या फिर कंसेशनल रेट पर दिए हैं तो वो कंसेशनल रेट, या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं तो टोटल प्राइस उसका टैक्सेबल हो जाएगा एसएससी के हैंड्स में। वैल्यू ऑफ पर्क क्या हो जाएगी यहाँ पर? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच सिक्योरिटी, जो भी सिक्योरिटी एम्प्लॉयर ने उसको फ्री ऑफ कॉस्ट या कंसेशन उस पर दी है, ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑफ ऑप्शन, जिस डेट को एम्प्लॉय ने वो एक्सेप्ट करे हैं शेयर्स, माइनस क्या कर दिया जाएगा? अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय। ये जो चीज़ है ये हर एक पर्क में रहेगी। अगर कोई बेनिफिट, कोई पर्क विजिट्स एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है वो टैक्सेबल रहेगा हर केस में, जो भी हम ये पढ़ रहे हैं पर्क्स, लेकिन उसमें से वो अमाउंट हमेशा लेस कर दी जाएगी जो एम्प्लॉय ने उसको पेमेंट कर दी है। ठीक है, ऐसे ही शेयर की मार्केट वैल्यू में से वो अमाउंट लेस कर दी जाएगी जो एम्प्लॉय ने उस शेयर के लिए दे दी है, तो कंसेशन रेट अपने आप आ जाएगा यहाँ पर, है ना। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन टू एन अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड बाय द एम्प्लॉयर। अगर कुछ ऐसा है, ये नेक्स्ट पॉइंट है आपका, द अमाउंट ऑफ एनी कंट्रीब्यूशन टू एन अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड बाय द एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एसएससी टू द एक्सटेंट एक्सीडिंग 1,50,000 रुपीज़। ठीक है, मीन्स अगर वो 1,50,000 से ऐसे फंड में, अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड, रिटायरमेंट पर्पजेज़ के लिए ये फंड्स होते हैं, तो अगर एम्प्लॉयर ने, आपके एम्प्लॉयर ने, एसएससी के एम्प्लॉयर ने 1,50,000 तक ऐसा पेमेंट उसमें आपके लिए किया है, कोई बात नहीं, उसकी वैल्यू हम टैक्सेबल नहीं करेंगे। इससे ज़्यादा किया है, किससे ज़्यादा? 1,50,000 से ज़्यादा, तो एनी सच अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 1,50,000 शेल बी द वैल्यू ऑफ पर्क। माने 1,60,000 अगर किया है तो 10,000 जो है उसकी वैल्यू ऑफ पर्क हो जाएगी, 1,50,000 तक एग्जाम्प्ट रहेगा। ठीक है, उससे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर आपके लिए कर रहा है वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ एनी अदर फ्रिंज बेनिफिट और अमेनिटी एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। इसके अलावा और कौन कौन सी वैल्यूज़ होंगी? द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग बेनिफिट्स और अमेनिटी शैल बी इंक्लूडेड। अब ये सारे हम डिस्कस करेंगे। फ्रिंज बेनिफिट पे बच्चे शॉर्ट नोट भी आ जाता है तो ये भी तैयार कर लेना। देखो, अब इंटरेस्ट पहला है हमारा, इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर। आपका एम्प्लॉयर आपको इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड कर रहा है कि आपको इस पर ब्याज नहीं देना, आप 50,000, 60,000 जितने भी आप ये लोन ले लो और धीरे धीरे मुझे रिफ़ंड कर देना, मैं आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं लूँगा, जो बिज़नेस ने उसको दिया है। तो इस तरह का लोन जो है पर्क है, आपको इंटरेस्ट फ्री लोन मिल रहा है आजकल के टाइम में। या फिर कंसेशनल रेट पे कि एसबीआई का रेट तो है 10%, नहीं जी मैं आपको 5% पे, 4 पे, 8 पे, 9% पे, मतलब उस रेट से, प्रेस्क्राइब रेट से कम पे दे देता हूँ, तो वो क्या होगा? कंसेशनल रेट। तो दोनों ही क्या हैं? पर्क्स हैं इन द हैंड्स ऑफ एसएससी, और उसको हम टैक्सेबल करेंगे। देखो कैसे, मैंने इसको बाइफरगेट कर दिया है। इंटरेस्ट फ्री लोन 3 उसमें, पहला तो है लोन अप टू ₹20,000। अगर वो लोन, कोई भी लोन 20,000 तक का है, उसकी वैल्यू नहीं लेनी है हमने पर्क की, उतना एग्जाम्प्ट कर दिया टैक्स ने कि 20,000 तक का आप कोई इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल लोन लेते हो, हम इसकी कोई वैल्यू आपकी सैलरी में ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, अगर वो लोन स्पेसिफाइड डिसीज़ के लिए लिया गया है जो रूल 3A में मैंशनड है, जनरली वो एड्स, कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस इस तरह की हैं, तो भी उसकी कोई वैल्यू हम टैक्स पर्पजेज़ के लिए नहीं लेंगे। अगर वो लोन 20,000 से ज़्यादा है, 20,001 रुपये से शुरू होता है, या फिर वो इन डिसीज़ के लिए नहीं है जो रूल 3A में मेंशन है, या कोई और लोन है, मतलब कोई भी लोन हो गया जो 20,000 से ऊपर का है, तब क्या होगा? तो इंटरेस्ट हम उसमें किस इंटरेस्ट से कैलकुलेट करेंगे? कंसेशनल रेट में, या उसका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो लेंगे जो एज़ पर एसबीआई होगा। कब, किस रेट का रेट ऑफ इंटरेस्ट? तो हर दिन चेंज हो रहे हैं, फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। ठीक है ना। अब आपका जो हम इस साल पढ़ रहे हैं, आपका असेसमेंट ईयर है 2021।
है ना। आपका असेसमेंट ईयर क्या है, 2020-21। तो फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर आपका क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल 2019, क्योंकि अगर असेसमेंट ईयर 20-21 है तो आपका प्रीवियस ईयर क्या होगा, 2019-20, राइट। तो आपका फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल 2019। अब उस पर किस पर लगेगा ये ब्याज, ऑन मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस, ठीक है। इसमें से देखो वही अमाउंट फिर हम लेस कर देंगे जो हमने एम्प्लॉय से रिकवर कर ली है। अगर इस इंटरेस्ट में से कोई अमाउंट एम्प्लॉय दे देता है तो हम उतना अमाउंट उस पर्क में से लेस कर देंगे। बेनिफिट में से जो अमाउंट रिकवर कर लिया है उतना बेनिफिट कम हो गया ना, तो ये एक सेंस बनती है इसकी। तो बाकी का जो बचा हुआ अमाउंट है उसे हम वैल्यू ऑफ पर्क लेकर के सैलरी में ऐड कर देंगे। मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस का क्या मतलब है, इज़ द बैलेंस ऑन लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, ठीक है। हर मंथ वो बैलेंस जो कौन सा बैलेंस कैलकुलेट किया जाएगा, हर मंथ का ये कैलकुलेट करेंगे हम इंटरेस्ट। और कैसे करेंगे, जैसे मान लो अप्रैल में उसने लोन लिया है, ठीक है, 50,000 का। अब वो लास्ट डे ऑफ मंथ अप्रैल में कुछ रिफंड नहीं किया तो 50,000 पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे जो उसका SBI का रेट ऑफ इंटरेस्ट था, ठीक है। फिर नेक्स्ट मंथ हमने 10,000 कम कर दिए, 10,000 रीपे कर दिए। अब लास्ट डे मतलब अप्रैल के बाद मई, 31 मई को हमारा बैलेंस 40,000 हो गया, विदाउट इंटरेस्ट रहेगा ये, ठीक है। 40,000 पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अगले महीने हमने कुछ रिफंड नहीं किया, 40,000 पर लगेगा। अगले महीने हमने 5,000 कर दिए तो उस मंथ की लास्ट डेट पे हमारा 35,000 का बैलेंस है तो हम 35,000 पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो ये मतलब है इसका मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस का, ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं, हॉलीडे एन्जॉयमेंट। उसमें ट्रैवलिंग, घूमना फिरना, अकोमोडेशन सब आ गया, ठीक है। अगर इसमें केस क्या रहेगा, हॉलीडे फैसिलिटीज़ मेंटेन बाय एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर की खुद की हॉलीडे फैसिलिटी है, वो आपको घूमना फिरना रहना उसका अपना है, ठीक है, वो प्रोवाइड करता है सभी एम्प्लॉयज़ को एक जैसा, ठीक है ना। सभी एम्प्लॉयज़ को अगर एक जैसी वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉयर, तो क्या खर्चा हो जाएगा, जो भी खर्चा लगा उसमें से जो एम्प्लॉयज़ से रिकवर कर लिया वो लेस हो जाएगा, बाकी का क्या हो जाएगा, ये टैक्सेबल। मतलब कि सभी एम्प्लॉयज़ को अगर इस तरह की फैसिलिटी मिलती है तब भी ये पर्क हमने ऐड करना है, टैक्सेबल करना है। वो पर्क की वैल्यू क्या रहेगी, जितना भी खर्चा लगा लेस द अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉय, ठीक है। अगर वो कुछ खास एम्प्लॉयज़ को ही ऐसा फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, फिर हम उसकी कॉस्ट नहीं देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि पब्लिक फैसिलिटी में जनरल जो साथ के उसी तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं बिजनेसेस, वहाँ पर उस तरह की फैसिलिटी की कॉस्ट क्या है, उस कॉस्ट में से हम एम्प्लॉई ने जो पेमेंट कर दिया वो लेस कर देंगे। फिर वो बाकी की बची हुई अमाउंट हमारी टैक्सेबल हो जाएगी इन द हैंड्स ऑफ असेसी, ठीक है। अब अगर वो, ये तो था वो घूमने फिरने जा रहा है, ठीक है, और वो उसको परिवार के साथ या अकेला जा रहा है जैसे भी, ठीक है, वो ऑफिशियल टूर पे भी तो जा सकता है। मान लो वो फ़र्ज़ करो वो ऑफिशियल टूर पर गया और फैमिली मेम्बर्स के साथ गया, ठीक है। ऑफिशियल टूर पे गया, उसका खर्चा तो एग्जाम्प्ट रहेगा क्योंकि वो ऑफिशियल टूर पे है, बट फैमिली मेम्बर्स के साथ जा रहा है तो ऐसे मेम्बर्स को पर जो कॉस्ट लगी वो उसका टैक्सेबल पर्क हो जाएगा। अगर उसने कुछ अमाउंट उसके लिए पे की है वो हम उसमें से लेस कर देंगे। अगर वो अकेला ही जा रहा था, फैमिली के साथ भी नहीं गया, अकेला जा रहा था और वो उसका 5 दिन का काम था बिज़नेस का और जगह इतनी अच्छी थी, वो बोला कि मैं 5 दिन और नहीं आ रहा हूँ, मैं यहीं पर रहूँगा, उसने अपना टूर एक्सटेंड कर दिया एम्प्लॉय ने। अब एक्सटेंडेड पीरियड का जो कॉस्ट हुआ वो उसको अपनी जेब से देना पड़ेगा। वो उसकी जेब से दे रहा है या नहीं दे रहा है, टैक्स पर्पज़ के लिए हम उसको सैलरी में ऐड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फ्री फूड। फ्री फूड ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। अगर काम के दौरान उसको फ्री फूड मिल रहा है तो हम उसे कैसे टैक्सेबल करेंगे वो देखते हैं। अब वो फ्री फूड में अगर टी और स्नैक्स आ रहा है तो उसकी कोई टैक्सेबिलिटी नहीं बनेगी, वो अमाउंट नील हो जाएगी, वो फ्री ऑफ टैक्स आपको प्रोवाइड की जा रही है। अगर वो फ्री फूड और नॉन एल्कोहलिक, शराब नहीं मिलनी चाहिए वहाँ, कुछ नशे की चीज़ नहीं, नॉन एल्कोहलिक बेवरेज, कोई कोल्ड ड्रिंक, कुछ अदर चीज़ें जो नॉन एल्कोहलिक हैं और फ्री फूड आपको मिल रहा है,
अगर वो ऑफशोर एरिया पर है, रिमोट एरिया पर है, जो जनरल एरिया से दूर का है, जो जनरल एक्सेस से दूर का है, तो वहाँ पर जो टैक्सेबिलिटी है वो नील हो जाएगी, वो उस पर्क की वैल्यू ऐड नहीं की जाएगी। अगर वो ऑफिस में मिल रहा है इस एरिया से अलग, मतलब जनरल जो एक्सेसिबल एरियाज़ हैं वहाँ पर आपको ये खाना और नॉन अल्कोहलिक बेवरेज मिल रहा है, तो देखो वो 50 रुपीज़ एक मील के लिए एग्जाम्प्ट है। एक टाइम का खाना अगर 50 रुपये तक का वो खा रहा है, खाना और नॉन अल्कोहलिक बेवरेज दोनों मिला करके 50 रुपये तक का एक टाइम का खाना एग्जाम्प्टेड है। यहाँ पर नंबर ऑफ़ मील्स नहीं मेंशन किए गए। फिर वो, लेकिन वो 50 रुपये या तो वो खाना वहीं पर खा रहा हो ईटिंग जॉइंट पे, उसको रीइंबर्स किया जा रहा हो, या फिर उसे कार्ड्स के वाउचर्स के थ्रू मिल रहा हो, लेकिन वो वाउचर नॉन ट्रांसफरेबल फूड वाउचर्स होने चाहिए कि जो ईटिंग जॉइंट्स पर ही, जहाँ खाना खा सकते हैं ऐसे प्लेसेस पर ही वो रीइंबर्स हो सकें। कई बार कूपन नहीं मिल जाते कि 50 रुपये का कूपन है, 60 रुपये का कूपन है ना, और वो नॉन ट्रांसफरेबल हो कि जिसका कूपन है वो वही व्यक्ति यूज़ कर सकता है, ऐसा कूपन हो, और वो केवल खाने पीने की जगह पे ही यूज़ किया जा सकता हो, तब वो 50 रुपये पर मील तक एग्जाम्प्टेड है। अगर वो ऐसा कूपन नहीं है तो वो सारे का सारा टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा गिफ्ट। यही चल रहे हैं अभी हमारे जो फ्रिंज बेनिफिट्स थे जिन पे शॉर्ट नोट आना था, ठीक है ना। फ्री फूड के बाद गिफ्ट। देखो फ्री फूड गिफ्ट दो तरीके से हो सकता है, किसी कैश के थ्रू या किसी वस्तु के द्वारा। अगर कैश में है पूरे का पूरा टैक्सेबल कर दो, जितना कैश आपको गिफ्ट में मिला है अपने एम्प्लॉयर से सारा आपको सैलरी में जोड़ना पड़ेगा भैया, सब पे टैक्स देना पड़ेगा। अगर वो वस्तुओं के रूप में मिला है तो 5,000 रुपये सालाना फ्री ले सकते हो आप अपने एम्प्लॉयर से गिफ्ट। 5,000 से ऊपर का गिफ्ट टैक्सेबल हो जाएगा, जितने वैल्यू उसकी ऊपर की है वो टैक्सेबल हो जाएगी। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस चार्ज टू अ क्रेडिट कार्ड। आपके एम्प्लॉयर ने कोई क्रेडिट कार्ड आपको दे रखा है ना, तो उससे रिलेटेड सारे जो खर्चे हैं उसे मिला करके वो सब पर्क्स में आ जाएंगे और वो टैक्सेबल हो जाएंगे। लेकिन अगर वो टोटली ऑफिशियल यूज़ के लिए किया जा रहा है तो कॉमन सेंस है कि वो एग्जाम्प्टेड रहेगा। ऑफिशियल यूज़ के लिए तो टैक्स एम्प्लॉय देने से रहा, लेकिन अगर वो पर्सनल यूज़ के लिए है तो टैक्सेबल हो जाएगा। उसमें इवन उस कार्ड की अगर कोई फ़ीस भी लगती है ना सालाना, चाहे वो कार्ड एम्प्लॉयर का था, उसने यूज़ करने के लिए आपको दे रखा है, तो उस कार्ड पर लगने वाली फ़ीस भी एम्प्लॉय के टैक्सेबल उसमें आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्लब एक्सपेंसेस। अगर आपको क्लब जैसी फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है कि आप क्लब यूज़ कीजिए, उसको हम रीइंबर्स करेंगे उसके बिल्स को, ताकि आपको एंटरटेनमेंट मिले, आप रिफ़्रेश आओ ऑफिस में या किसी भी पर्पज़ की वजह से। अगर वो बिज़नेस पर्पज़ के लिए है, देखो फिर से एग्जाम्प्ट। नेचुरली ये हर एक में अगर कोई भी खर्चा आपको मिल रहा है, उसका पैसा वापस मिल रहा है, और वो खर्चा आपने सिर्फ और सिर्फ बिज़नेस पर्पज़ के लिए किया था, ऑफिस के काम के लिए किया था, उस पर टैक्स नहीं देना, ठीक है। लेकिन अगर वो पर्सनल यूज़ के लिए किया था और वो फिर आपका ऑफिस आपको रीइंबर्स कर रहा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। इनिशियल मेंबरशिप फीस इज़ एग्जाम्प्ट। अगर एम्प्लॉयर ने कोई कॉर्पोरेट मेंबरशिप ले रखी है, किसी क्लब में कॉर्पोरेट मेंबरशिप ले ली कि मेरे एम्प्लॉयज़ यहाँ आएंगे तो आपने उनको एंटरटेन करना है, आपने उनको मेंबर बनाना ही बनाना है, तो उस वजह से अगर आपके एम्प्लॉयज़ को वहाँ मेंबरशिप फ़ीस फ्री हो जाती है तो वो तो टैक्सेबल नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग की एक मेंबरशिप फ़ीस होती है, अगर क्योंकि कॉर्पोरेट मेंबरशिप है आपके एम्प्लॉयर की और इस वजह से आपकी इनिशियल फ़ीस नहीं लगी तो वो तो टैक्सेबल नहीं है, उसकी छूट दे रखी है। लेकिन उसके बाद अगर आप कोई खर्चे वहाँ कर रहे हो और उसकी रिइंबर्समेंट मिल रही है, आपने वहाँ खाया पिया, रहे, स्विमिंग पूल था, जिम था, कुछ भी आपने यूज़ किया और उसकी रिइंबर्समेंट मिल रही है, तो वो सारी अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी, उस पर टैक्स लगेगा। ओके, अगर वो सिर्फ बिज़नेस पर्पज़ के लिए है फिर नहीं, ठीक है। वो बिज़नेस पर्पज़ के लिए था, इस चीज़ के लिए एम्प्लॉयर को सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि हाँ ये फ़ला फ़ला क्लब के बिल मैंने भरे हैं और ये पूरे बिज़नेस पर्पज़ के लिए थे, और वो उनका रिकॉर्ड बना रहा है, ऐसा रिकॉर्ड है उसके पास, ठीक है, तो वो एग्जाम्प्ट रहेगा। अदरवाइज़ वो रिकॉर्ड नहीं दे पाता है, इस तरह का सर्टिफिकेट नहीं देता, वो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन हेल्थ क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, इस तरह की फैसिलिटी अगर वो सभी को दे रहा है फिर भी वो एग्जाम्प्ट रहेगा कि आपके ऑफिस में हेल्थ क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब है, आप उसमें आइए, जिम वगैरह कीजिए, फिर ऑफिस में आइए, तो इस तरह की फैसिलिटी अगर है तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है
यूज़ ऑफ मूवेबल एसेट्स, एसेट जो है कोई भी संपत्ति, लैपटॉप और उसके अलावा अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर की अपनी है, वो आपको यूज़ करने के लिए दे रहा है, तो ऐसे एसेट की 10% की कॉस्ट, ऐसे एसेट की कॉस्ट का 10% जितने दिन के लिए आपने यूज़ किया है वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने लिखा है नंबर ऑफ डेज ऑफ यूज़, नंबर ऑफ डेज इन अ फाइनेंशियल ईयर। मान लो फाइनेंशियल ईयर में डेज हैं 365 और वो हमने 94 डेज यूज़ किया है, तो हम और 10% ऑफ कॉस्ट, ऐसे हम उसकी वैल्यूएशन करेंगे। ठीक है, अब अगर वो रेंट पर लेकर के एम्प्लॉयर आपको दे रहा है तो जो जितना रेंट उसने पे किया है वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। माइनस देखो इसमें से फिर वही माइनस कर देंगे जो एम्प्लॉयर को उसने पे किया। लास्ट आता है एनी अदर बेनिफिट, इसके अलावा एक्सेप्ट टेलीफोन एंड मोबाइल्स, इनका बिल एग्जाम्प्टेड है। एनी अदर ऑब्लिगेशन, इसके अलावा और कोई अगर एब्लिगेशन रह गई हैं जो ऊपर नहीं बताई जा चुकी हैं या फिर टेलीफोन या मोबाइल फ़ोन्स के अलावा है, क्योंकि ये एग्जाम्प्ट है, तो वो सारे जो बिल्स हैं वो वैल्यू ऑफ पर्क मान करके टैक्सेबल हो जाएंगे इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय, जो कि हमारा एसएससी है। ठीक है, ओके बेटा, हैव अ गुड डे, कीप स्माइलिंग, बी सेफ।